पीपल सर्च इंजन देखे थे, हमने शोडान देखा था, फिर ठीक है गूगल मैप्स, आई थिंक वो भी आप लोग अच्छे से फेमिलियर हो उससे, उसका भी हमने ब्रीफ एक बात कर ली थी उसके बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ओके, सोशल नेटवर्किंग इज ऑल्सो गुड सोर्स जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिविजुअल्स के बारे में या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी। सोशल मीडिया पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, अपने अपने पेजेस वो लोग बना के रखते हैं, आप जाओगे उन पर देखोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। अब आगे और जो चीज़ें हैं और जो तरीके हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, उनको भी देखते हैं। अच्छा, एक मान लो अपन क्या कर रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि वहाँ पे वो लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको पता है कैसे पता चल सकती है? इस चीज़ के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया कहाँ से आ सकता है जानते हो? कुछ अगर गेस करना हो तो। सर एक ब्राउजर में टूल है सर, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो वेबसाइट पे कौन सा चल रहा है। नहीं, वो अभी तो कुछ बोला। वेबसाइट, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। वो तो वेबसाइट वाला हम आगे कवर करेंगे चीज़। हम्म। पर मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनका अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स में वो क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, किन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, वो क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो लोग किन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो अगर पता करना है तो उसका एक अच्छा तरीका क्या होता है, या अगर आपको मैं कहूँ कि एक तरीका क्या हो सकता है उस चीज़ के लिए। पता नहीं सर। नहीं पता? अच्छा, आप देखोगे कहीं भी ये जो होती हैं सारी जॉब वेबसाइट्स है ना, इंडीड या नौकरी.com, मॉन्स्टर, जो भी हैं, बहुत सारी है। तो इनमें अगर आप जॉब लिस्टिंग्स को जाके देखते हो, ठीक है, जहाँ पे एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिया हुआ है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। स्क्रीन विजुअल है, ओके। तो वहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि ये एक जॉब पोस्टिंग है कहीं पे, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इंजीनियर स्लैश DBA। तो अब इस लिस्टिंग में जो ये पोर्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन का, इसमें यहाँ पे देखो, जो जिस रोल के लिए वो हायर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजीज मेंशन की है, माइक्रोसॉफ्ट IIS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2010, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट CRM, SQL सर्वर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, मतलब कि ये सारी टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनको कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इन सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर सके, मतलब ये सेम चीज़ यहाँ जॉब नॉलेज एंड स्किल्स में भी दिया हुआ है कि ये सारी टेक्नोलॉजी सेम वही मेंशन है, और हमें कोई ऐसा चाहिए जो इन सब पे काम कर सके। बेसिकली ये लिखा है इन्होंने इस जॉब पोस्टिंग में। तो मान लो कि मैं इस कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, तो इस पोस्टिंग से मेरे को पता चल जाता है कि ओके, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो मैं जब अटैक फेज में आऊँगा तो आई कीप दिस इन माइंड कि हाँ ठीक है ये सब यूज़ हो रहा है, तो मैं अपने अटैक जो है उसी हिसाब से फॉर्मुलेट करूंगा, इस हिसाब से क्रिएट करूंगा। तो एक तो ये भी अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग कि किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो, ओके। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और जॉब वेबसाइट्स पे तो सिंपली आप कोई कंपनी सर्च करो, उसके नाम से उसकी जितनी लिस्टिंग्स हैं सारी आपको दिख जाएंगी। या फिर अगर इन वेबसाइट्स पे भी नहीं जाना, डायरेक्ट जो कंपनी है, कंपनीज के अपने भी वो करियर्स वाला सेक्शन होता है, उनमें उन्होंने जॉब्स लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या पोस्ट हम लोग हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ मिल जाती है, सेम चीज़। तो अगर इन वेबसाइट्स पे नहीं जाना तो डायरेक्ट जिसको टारगेट कर रहे हो उस कंपनी की साइट पे जाके ही देख लो, सेम चीज़ आपको पता चल जाएगी।
एक सोर्स ये भी होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर एक तरीका होता है गूगल डॉर्किंग। इससे फेमिलियर हो आप? गूगल डॉर्किंग क्या होता है? सर थोड़ा बहुत पढ़े थे इसके बारे में। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि गूगल डॉर्किंग क्या होता है। जी सर। नॉर्मली अपन गूगल यूज़ करते हैं सिंपली, क्या मैं, मेरे को मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सर्च टर्म सिंपली डालूंगा और एंटर करके सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो देख लूंगा। लेकिन क्या होता है कि आप एक सर्च रिजल्ट करते हो, आप देखते हो उसमें कितने हज़ारों लाखों मिलियंस बिलियंस रिजल्ट्स भी आते हैं, है ना? ये चीज़ देखी होगी आपने, गूगल सर्चेज में होती है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको। अब या तो आप बैठ के आप ये करो कि भाई एक एक रिजल्ट देखो, बट हमें क्या, हमने अपना टाइम बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि गूगल डॉर्किंग का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें ऐसे सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं जो थोड़े रिफाइंड हो। ठीक है, मान लो मैं कुछ फाइल ढूंढ रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर तरह की फाइल ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर तरह की फाइल ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ क्या चाहिए कि सारे, अगर मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स देखूंगा, उसमें तो आर्टिकल्स भी होंगे, वेबसाइट्स के लिंक्स भी होंगे, और पता नहीं वीडियोस होंगे, बहुत कुछ होगा। तो सबसे पहला जो डॉर्क हम देखते हैं वो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो फाइल टाइप्स की मैं बात कर रहा था। तो पहले तो ये लिस्ट देखो, इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन्ड है, कैशे, लिंक, रिलेटेड। अब इनमें से कई ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, या गूगल ने उनके लिए सपोर्ट खत्म कर दिया। पर ऑफ कोर्स मेन मेन जो है, साइट इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल, फाइल टाइप वगैरह, वो सारे काम करते हैं अभी भी। तो उसका हम यहाँ पे फिर वही देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, है ना? ये सारे जो डॉक्स हैं गूगल में यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे चाहिए कि कोई सर्च टर्म मैं डालता हूँ, जैसे एंड्रॉयड मान लो, या एंड्रॉयड से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ पीडीएफ फाइल्स चाहिए यहाँ पे। तो मैं गूगल डॉक यूज़ कर सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं फाइल टाइप, या फाइल टाइप कोलन पीडीएफ। तो अब यहाँ पे रिजल्ट्स में देखना, जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं सारे पीडीएफ फाइल्स हैं। ठीक है, साइड में यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट मेंशन किया होता है, सारे ये पीडीएफ फाइल्स हैं, कुछ आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं है, कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं है इन रिजल्ट्स में, सिर्फ पीडीएफ्स हैं। तो इसी तरह से किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप चाहिए अपने रिजल्ट्स में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये फाइल टाइप, इस डॉर्क का नाम है फाइल टाइप, और इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर अच्छा, दूसरे डॉक्स पे आते हैं। मान लो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए राउटर्स के बारे में, ऐसे राउटर्स करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे राउटर्स के बारे में डिटेल्स मिले सिर्फ cisco.com से, तो साइट cisco.com। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे cisco.com से ही मिलेंगे, इसी डोमेन से आएंगे सारे रिजल्ट्स, सारे रिजल्ट सिस्को से, क्योंकि मैंने ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी थी अपने सर्च में। cisco.com सारे सारे वहीं वहीं से हैं। फिर आता है इन टाइटल। अच्छा, इसमें राउटर्स हटा देते हैं। मान लो मुझे कुछ ऐसा सर्च करना है जहाँ मैं
अच्छा ठीक है, मान लो मुझे कुछ सर्च रिजल्ट्स चाहिए जिनमें जो वर्ड जो है वो टाइटल में आए वेब पेज के। तो मान लो मुझे रिजल्ट्स चाहिए इस तरह के इन टाइटल कि फुटबॉल हो उस पेज के टाइटल में, द वर्ड फुटबॉल शुड बी पार्ट ऑफ द टाइटल, इन टाइटल फुटबॉल। अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सबके टाइटल में कहीं ना कहीं फुटबॉल होगा, उन पेजेस के टाइटल में कहीं ना कहीं फुटबॉल होगा। फिर आता है ऑल इन टाइटल। ठीक है, मान लो मल्टीपल ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक था फुटबॉल, और मान लो मुझे टीम भी चाहिए साथ में। तो अब जितने भी रिजल्ट्स हैं सब में टाइटल में फुटबॉल और टीम दोनों शब्द होंगे। ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे इस तरह के मिलेंगे आपको। मान लो कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल सा ही दे दिया कॉम्बिनेशन, तो इसमें और भी कम रिजल्ट्स मिलेंगे, सिर्फ 4000। फिर इस तरह से है इन यूआरएल, कि मुझे कुछ ऐसी सर्च करनी है जहां मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स जितने भी हो उनके यूआरएल में कोई पर्टिकुलर चीज हो। मान लो co.uk, और उसके साथ हम सर्च करते हैं फुटबॉल। तो जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं सबके यूआरएल में co.uk होगा, मतलब सारे यूके की वेबसाइट्स आएंगी इसमें। ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे co.uk वाले हैं। उसी तरह से ऑल इन यूआरएल अगर मैं कर दूं तो इसमें co.uk और फुटबॉल दोनों इंक्लूड कर लेगा ये। तो अब जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनके यूआरएल के अंदर ही फुटबॉल भी होगा और co.uk भी होगा। तो इस तरह से है। तो मेन जो हमारे डॉर्किंग जिसको कहते हैं गूगल डॉर्क्स, वो ये वाले डॉर्क्स होते हैं। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं, अच्छा। तो ये समझ आ गया जो मैंने बताया अभी, डॉर्क्स अच्छे से जी समझ आ सर। गए? जी। तो ठीक है, फिर मेरे को एक चीज़ बताओ कि साइट जो डॉर्क है और इन यूआरएल जो डॉर्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइट और एटीएल। नहीं? सर आप बता दीजिए सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, साइट में क्या है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से ही हम उसको कहते हैं कि हाँ इसी वेबसाइट से मुझे रिजल्ट्स दो, इसी डोमेन से रिजल्ट्स दो। मतलब जैसे हमने cisco.com दिया था, तो वो सिर्फ cisco.com से ही रिजल्ट्स देगा, वो किसी दूसरी वेबसाइट से रिजल्ट्स लाके नहीं देगा आपको। ठीक है, साइट में ये होता है। इन यूआरएल में क्या है, मैंने कोई टर्म स्पेसिफाई कर दी और मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो सर्च रिजल्ट जो भी आप दोगे यहाँ पे, उसमें ये टर्म होनी चाहिए। मैंने वहाँ पे co.uk डाली, तो मतलब जो वेब पेज है उसके यूआरएल में co.uk होना चाहिए कहीं ना कहीं। वो चाहे कोई भी साइट हो, किसी एक साइट में तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, कोई भी साइट हो। साइट अगर मैं यूज कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए है, इन यूआरएल में बस हम टर्म स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी वेबसाइट से है रिजल्ट। अब हुआ क्लियर? यस सर। और सर ऑल ऑल इन यूआरएल, मतलब उसमें जो कंटेंट होगा वो भी दिखाएगा। ऑल इन यूआरएल में मतलब मल्टीपल टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, कई सारे मल्टीपल। टर्म्स हैं। co.uk भी यूआरएल में होना चाहिए, फुटबॉल भी यूआरएल में होना चाहिए। हम्म। मतलब एक से ज्यादा टर्म अगर मुझे उसको यूआरएल में इंक्लूड करने के लिए कहनी है तो ऑल इन यूआरएल। जी तो सर। यहाँ पे हमने दो लिए, भी कितनी भी लिख दो, सारी उसको यूआरएल में मिलेंगी, तभी वो रिजल्ट दिखाएगा। इन यूआरएल एक टर्म के लिए, ऑल इन यूआरएल एक से ज्यादा के लिए। यहाँ पे हमने co.uk किया, इसको मैं डॉट इन कर सकता हूँ।
अनयूजुअल ट्रैफिक। सही ये होता है बिकॉज अगर आप डॉर्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो गूगल को शक हो जाता है कि ये कुछ हैक वैक तो नहीं कर रहे या कोई बॉट तो नहीं है इस तरह की सर्चेज रन कर रहा है। अच्छा, डॉट इन में इसको कुछ मिला ही नहीं क्या? काम करते हैं, इन यूआरएल डॉट इन फुटबॉल। तो यहाँ पे डॉट इन मतलब इंडियन वेबसाइट्स के ही रिजल्ट्स आएंगे और फुटबॉल कहीं ना कहीं मेंशन होगा उस पेज पे। ठीक है, तो ये थे गूगल डॉक्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़, अच्छा वो भी दिखा दूं। एक डेटाबेस है गूगल डॉक्स का जिसको कहते हैं गूगल डॉर्किंग डेटाबेस, सॉरी गूगल हैकिंग डेटाबेस, गूगल डॉर्किंग डेटाबेस नहीं। ठीक है, तो गूगल हैकिंग डेटाबेस या GHDB के नाम से है, गूगल हैकिंग डेटाबेस। और बेसिकली क्या है कि इसको कह सकते हो दिस इज अ लिस्ट ऑफ डॉर्क्स। और ये डॉर्क्स अगर आप रन करोगे तो आपको कुछ सेंसिटिव वेब पेजेस मिल सकते हैं, लॉगिन पेजेस मिलेंगे, हो सकता है कुछ पासवर्ड वगैरह टाइप फाइल्स मिल सकें। तो अगर कोई नया डॉर्क डिस्कवर होता है तो इसमें ऐड हो जाता है वो नया डॉर्क, एज इन नया यूज डॉर्क का। ऑपरेटर तो वही रहते हैं, इन टाइटल साइट वगैरह ये सब रहता है। और अलग अलग डॉर्क्स अलग अलग कैटेगरीज में भी आते हैं, जैसे ऑनलाइन डिवाइसेस मिल सकती हैं इस पर्टिकुलर डॉर्क से, आपको लॉगिन पोर्टल्स मिल सकते हैं, फाइल्स मिल सकती हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, पासवर्ड वाली फाइल्स मिल सकती हैं किसी तरह से। तो एक तरह से इन डॉक्स को यूज करके हैकर्स को फाइल्स वगैरह या मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हिडन हो नॉर्मली वो मिल सकती है साइट से। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यूज करके कुछ भी हैक करने लग जाए, ये एथिकल हैकर्स के यूज के लिए है, कुछ भी ब्लैक हैट वाले काम करने के लिए नहीं है ये। और ये एक्सप्लॉइट डीबी का एक सेक्शन है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस। इस वेबसाइट पे कोई भी वल्नरेबिलिटी जब डिस्कवर होती है उसका एक्सप्लॉइट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी का एक सेक्शन है गूगल हैकिंग डेटाबेस। ठीक है, इसका लिंक भी चाहो तो ले लो, उसमें चैट में डालता हूँ। ठीक है, तो ये एक पूरा डेटाबेस है इस चीज़ का, डॉर्क्स का। अब अपन आते हैं वेबसाइट फुटप्रिंटिंग पे। ठीक है, उस समय जो आप कह रहे थे कि हम वेबसाइट्स में देख सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो चीज़ मैं आप कवर कराता हूँ कि वेबसाइट फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हो। तो एक तो आपने मेंशन किया था एक टूल होता है जो बता देता है कि वेबसाइट में क्या है। वो टूल क्या है, एक एक्सटेंशन आता है वैपलाइजर के नाम से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जी सर। मतलब सिंपली आप वो एक्सटेंशन ऐसा है अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करो एंड किसी भी वेबसाइट पर जाओ तो आपको क्या है बता देगा उसके बारे में। एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेबसाइट विजिट की और मैंने ये अपने फायरफॉक्स में एक्सटेंशन डाला हुआ है
वैपलाइजर, ये क्रोम फायरफॉक्स दोनों के लिए आता है, किसी के लिए भी इंस्टॉल करो। वैपलाइजर वेब ऐप एनालाइजर, ठीक है, वेब एप्लीकेशन एनालाइजर। तो वेबसाइट पर जाओ सिंपली और उसके ऊपर क्लिक करो, तो आपको बता देगा क्या टेक्नोलॉजी वो डिटेक्ट कर पा रहा है। वेब सर्वर यहाँ पे उसको पता चला अपाची है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन है। तो बहुत ही सिंपल सी साइट है, इसमें कुछ ज़्यादा उसको मिला नहीं है। एक दूसरी साइट है, इस पे सेम चीज़, इस पे आके क्लिक किया तो इसमें काफ़ी डिटेल्स वो बता पा रहा है, कौन सा CMS यूज़ हो रहा है, एनालिटिक्स टूल, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, कौन सा UI फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है, और क्या टेक्नोलॉजीज उसको डिटेक्ट हुई हैं, वो सारी चीज़ें बता देगा आपको ये वैपलाइजर। सिंपली इसको एज एन एक्सटेंशन डाल लो, एंड जिस भी साइट की डिटेल्स हैं उस पर जाके उसको विजिट करो और क्लिक कर लो इस पे जो आइकन है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। फिर ये तो चलो एक एक्सटेंशन था, इसके लिए स्पेशल वेबसाइट्स भी आती हैं जो आपको ये चीज़ बताती हैं कि क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, वापस इस पे जाते हैं, वेबसाइट आती है, समझाएंगे, builtwith.com। ठीक है, तो फाइंड आउट व्हाट वेबसाइट्स आर बिल्ट विद, तो वेबसाइट क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, वो भी मतलब वही जो वैपलाइजर में था, काम इसका भी वही है, बस ये थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अच्छा, लास्ट हम उस पे थे एक्सप्लॉइट DB पे, चलो उसी का देखते हैं क्या डिटेल्स मिलते हैं उसके बारे में। exploitdb.com, ओके, तो एनालिटिक्स टूल्स यूज़ हो रहे हैं क्या, विजेट्स यूज़ हो रहे हैं, फ्रेमवर्क्स क्या यूज़ हो रहे हैं, पेमेंट सिस्टम्स क्या हैं, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ हो रही हैं, SSL सर्टिफिकेट्स कहाँ से उन्होंने लिए हैं, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स कहाँ उन्होंने होस्टिंग की है साइट की, DNS सर्वर्स, वेब सर्वर टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि हाँ अच्छा ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वेबसाइट में, तो इसको टारगेट किया जा सकता है। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग आप इस तरह से कर सकते हो, या तो ये एक्सटेंशन डाल लो वेपलाइजर, या फिर builtwith.com पे आके वेबसाइट का नाम एंटर करो और वो सिंपली आपको बता देगा कि भाई क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। नो, ओके। चलो, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में एक सर और ये टॉपिक। फ्रेमवर्क क्या होता है सर? फ्रेमवर्क मतलब एक कंप्लीट कलेक्शन, एक कंप्लीट पैकेज, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा कोड एग्जिस्ट कर रहा है। एंड आप मान लो जैसे अपनी वेबसाइट बनाओ, जैसे मान लेते हैं बूटस्ट्रैप की हम बात करते हैं, बूटस्ट्रैप सुना है आपने पहले कभी? ये सर सुने हैं। यूज़ किया है उसको कहीं पे भी? नहीं नहीं। बूटस्ट्रैप क्या है, डिज़ाइन फ्रेमवर्क होता है मेनली वेबसाइट के लिए। मान लो कि मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसका ऑफकोर्स डिज़ाइन वगैरह सब मुझे देखना है, कंटेंट डिज़ाइन वगैरह सब मैं देख रहा हूँ। तो या तो मैं क्या करूँगा कि एक एक चीज़, एक एक कोड पूरा लिखूंगा, मान लो मुझे कोई वहाँ पे बटन चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइप चाहिए, पर्टिकुलर कलर चाहिए, तो मुझे उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, मतलब एक चीज़ के लिए नहीं, बट पूरी वेबसाइट बनाते बनाते बहुत लंबा कोड हो जाएगा उसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ ठीक है कि ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो है मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, मेरी वेबसाइट जब लोड होगी तो बूटस्ट्रैप मैं उसमें इंक्लूड करूँगा, एंड उसमें ऑलरेडी जो मुझे काम चाहिए उसके लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है वो चीज़, सिंपली मुझे उसको अपने कोड में एक लाइन या एक दो वर्ड लिख के इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। तो मेरा क्या वहाँ पे काम बच रहा है, और मुझे जो मेरा कोड जो मैं लिख रहा हूँ वो भी छोटा है, उसमें पूरे मुझे 10 पेज का वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो जी फ्रेमवर्क क्या सर। होता है, आपका काम आसान करने के लिए होता है बेसिकली, ऑलरेडी काफ़ी कुछ उसमें वो आपको प्रोवाइडेड होता है, बस आपको अपने कोड में उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और भी है जब हम बात करते हैं ये अपना
वेबसाइट फुटप्रिंटिंग की। archive.org नाम की एक वेबसाइट है, जाके देखते हैं। ये सर ये वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली मतलब archive.org का एक पर्टिकुलर सेक्शन है सिर्फ वे बैक मशीन जो ये काम करता है। बाकी तो क्या है, अब कह सकते हो इट्स नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी, बुक्स वगैरह काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स सब इसमें मिल जाता है। ठीक है, आप देखोगे बहुत कुछ, बहुत तरह का मीडिया है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे इस साइट पे मिल जाता है। इसका ये पार्ट है वे बैक मशीन, इसमें आप जाओगे तो आपको स्क्रीनशॉट्स मिल सकते हैं वेबसाइट्स के। तो दिस इज जस्ट वन फंक्शनैलिटी इस वेबसाइट की कि ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। बाकी और बहुत कुछ मिलता है इसमें। अच्छा मान लो मुझे जैसे, अच्छा आपने देखा हुआ ये साइट पहले देखी हुई है ना? यस सर। तो फिर भी कोई एक नहीं सर, ब्रीफ आप में, दिखाइए फिर भी। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ब्रीफ में इसको कवर कर ही लेते हैं। जी सर। तो अभी एक्सप्लॉइट डीबी की बात कर रहे थे तो मैं उसी को लेता हूँ एक बार दोबारा से, देखते हैं कि इसके कितने स्क्रीनशॉट्स हैं इस वेबसाइट के। ओके, तो सेव्ड 2337 टाइम्स बिटवीन November 22, 2009 एंड March 5th, दैट इज टुडे। तो इतनी बार इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं लोगों ने। मान लो मुझे देखना है कि ये साइट 2012 में कैसी दिखती थी। 2012 में कब कब लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए, जो डेट्स हैं ब्लू में तब लिए। मान लो चलो ये 5 अक्टूबर लेते हैं, इस दिन 2 स्क्रीनशॉट्स लिए थे। दूसरा वाला देखते हैं। तो एक्सप्लॉइट डीबी 5 अक्टूबर 2012 को ऐसा दिखता था। आज की डेट में तो बहुत डिफरेंट दिखता है, हमने अभी देखा कैसा दिखता है, लेकिन तब ये ऐसा दिखता था। मतलब गूगल हैकिंग डेटाबेस का भी होम पेज पे उन्होंने ऐसे लिंक अलग से डाला हुआ था, अब तो साइड में मेन्यू में आता है वो। तो इस तरह से कोई भी वेबसाइट आप ढूंढो तो उसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ मिल जाते हैं, और खुद से भी आप किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसका फ़ायदा हमें कहाँ होता है कि मान लो मैं किसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, फुटप्रिंटिंग कर रहा हूँ किसी वेबसाइट की, तो हो सकता है कुछ ऐसा पोर्शन रहा हो वेबसाइट का, कोई ऐसा वेब पेज रहा हो वहाँ पे जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने वो डिलीट कर दिया या वेबसाइट ही नहीं चल रही, मतलब मान लो वेबसाइट ही खत्म है अब, एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वहाँ थी। तो मैं इसमें archive.org में ढूंढ सकता हूँ वे बैक मशीन में, वेबसाइट का नाम डाल के, और अगर मिल जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। इनफैक्ट अभी इस कोर्स में एक ऐसा टूल हम लोग यूज़ करेंगे जिसको अगर डाउनलोड करना है तो वो वे बैक मशीन के थ्रू ही होगा, बिकॉज उसकी एक्चुअल जो वेबसाइट है वो आज की डेट में नहीं एग्जिस्ट करती, बंद हो चुकी है। तो ये चीज़, ये वेबसाइट जो है वे बैक मशीन archive.org, ये हम दोबारा से वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। तो इसका और भी फंक्शन आपने बताया था कि है। अच्छा, और तो इसमें देखो, जैसे आप खुद से चाहो तो किसी वेबसाइट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे है ना सेव पेज नाउ, तो मान लो मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना है किसी वेबसाइट का जो बाद में एक्सेस कर पाऊँ मैं, या कोई भी एक्सेस कर पाए, मतलब वो अकेले आपके लिए नहीं होगा,
तो आप यहाँ पे वो यूआरएल डाल दो और सेव पेज पे क्लिक कर लो, वो कैप्चर हो जाएगा। जैसे हमने अभी स्क्रीनशॉट देखा था, वो भी किसी ने आके यहाँ पे वो यूआरएल डाला, उस समय सेव पेज किया, तब जाके वो कैप्चर हुआ। तो उस तरह से आप भी कर सकते हो कैप्चर। एंड archive.org का तो मेन ये है, मतलब इट्स ऑनलाइन लाइब्रेरी है कि उसमें काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है, सॉफ्टवेयर या बुक्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह सब मिल सकता है इस पर। कुछ चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड देखो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया archive.org, और ये भी फुटप्रिंटिंग में हमारा काफ़ी काम आ सकता है। इसको हम आगे भी देखेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया। एक टूल जो हम यूज़ करेंगे वो इसी के थ्रू डाउनलोड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें फुटप्रिंटिंग में। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज हुइस। ओके, तो हुइस से फेमिलियर हो आप कि क्या होता है हुइस? ये सर उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है किस तरह वेबसाइट की और किसके बारे में? तो वेबसाइट के आईपी एड्रेस या लोकेशन, कहाँ होस्टिंग है, कुछ ईमेल आईडी, कभी कभी फ़ोन नंबर्स वगैरह। ठीक है, सही कह रहे हो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है मेनली। हुइस बेसिकली, हुइस क्या होता है? हुइस डेटाबेस होता है। ठीक है, ये मैंने अभी लगाया स्क्रीन पे। हुइस डेटाबेस होता है, और ये डेटाबेस मेंटेन करती हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। रीजनल एज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। ठीक है, ARIN, AFRINIC, राइप, लैकनेक और एपनेक। तो हमारा जो इंडिया का है वो इसमें आता है APNIC, एशिया पैसिफिक। तो ये लोग मेंटेन करते हैं हुइस डेटाबेसेस। और जब आप कोई नया डोमेन बनाते हो, जब नया डोमेन रजिस्टर करते हो, तो आपको इस डेटाबेस में रजिस्टर कर रहा होता है, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन जो है इसको देनी होती है इन लोगों को। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी आपको डालनी है व्हेन यू आर रजिस्टरिंग अ न्यू डोमेन। तो हुइस डोमेन्स, सॉरी, हुइस डेटाबेस को हम क्या करते हैं, हुइस क्वेरी भेजते हैं। और क्वेरी में किस तरह की डिटेल्स हमें मिलते हैं? डोमेन नेम डिटेल्स, जो डोमेन ओनर है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, DNS, डोमेन नेम सर्वर्स, नेट रेंज, मतलब जो IP नेटवर्क्स की रेंज है जो उस डोमेन को असाइन हुई है। व्हेन अ डोमेन हैज बीन क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ है, कब एक्सपायर होगा, रिकॉर्ड्स कब लास्ट अपडेट हुए थे। और एज एन एथिकल हैकर हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन क्या कहाँ काम आएगी कि हम डोमेन ओनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि किसी को मैनिपुलेट करना उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो हालांकि आज की डेट में क्या होता है कि जब आप डोमेन रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे एक प्राइवेसी ऑप्शन आता है कि मतलब आप चाहो तो अपने जो डिटेल्स हैं, प्राइवेसी ऑप्शन आप ले रहे हो, तो आपके डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो है वो विजिबल नहीं होंगे। अगर कोई हुइस क्वेरी करता है उसको पर्सनल डिटेल्स नहीं मिलेंगे आपके। तो अगर ऐसा है, अगर जिसका भी डोमेन है उसने प्राइवेसी ऑप्शन लिया है, तो उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी।
बट इन केस उसने ये ऑप्शन नहीं लिया तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, फ़ोन नंबर, इवन घर का एड्रेस तक डाल देते हैं कुछ लोग अपना, उस सारी डिटेल्स तक मिल जाती हैं वो इस डेटाबेस में। तो डेफिनेटली ये भी फुटप्रिंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट, इसको आप टूल कह सकते हो। और इसको मतलब ये इन्फॉर्मेशन लेते कैसे हैं, तो एक तरीका तो है कि आप सिंपली, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं कई सारी जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, कई सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। whois.domaintools.com। ठीक है, मैंने जितने भी वेबसाइट्स देखी हैं हुइस लुकअप के लिए, दिस इज द वन जो मेरे को बेटर लगती है। अगर मुझे सिर्फ हुइस लुकअप पे फोकस करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, उसके बाद आके कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कोई भी डोमेन डाल दो, आईपी डाल दो, तो होस्ट लुकअप करके बताएगी ये साइट। तो आज अपन एक्सप्लॉइट डीबी पकड़ के बैठे हैं, तो उसी को लेके देखते हैं क्या मिलता है। वैलिडेशन रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। होस्ट रिकॉर्ड फॉर exploitdb.com registrant redacted फॉर प्राइवेसी। तो जिसने भी रजिस्टर किए उसका यहाँ पे नाम नहीं आएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर किए उसका नाम आ रहा है। रजिस्टर, ये रजिस्टर वो है जिनसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्विसेज ली हैं। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर्स दिख रहे हैं। टेक्निकल कॉन्टैक्ट के भी, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसके भी यहाँ पे इन्होंने प्राइवेसी रिडक्टेड फॉर प्राइवेसी, मतलब उसके डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आईपी लोकेशन, आईपी एड्रेस, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। आईपी हिस्ट्री 20 चेंज, ओके। ठीक है, तो होस्ट डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसके। इसके लिए एक टूल भी आता है आपके पास, काली लिनक्स या पैरेट अगर कुछ यूज कर रहे हो। टूल का नाम है सिंपली होस्ट। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सिंपल है, उसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा, बस यही है कि आप होस्ट लिख के, जो भी आपकी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भी मतलब जो भी वेबसाइट के बारे में आपको होस्ट डिटेल्स जानने हैं वो लिख दो। तो सिंपल होस्ट और आगे वेबसाइट का नाम, जैसे मान लो अगर cisco.com चाहिए उसके डिटेल्स, तो अपने आप होस्ट क्वेरी करके यहाँ पे आपको रिजल्ट्स ला के दे देगा। ठीक है, तो इसने ये होस्ट रिजल्ट्स दे दिए cisco.com के लिए। डोमेन नेम cisco.com, रजिस्टर यूआरएल, अच्छा इन्होंने ये मार्क मॉनिटर एक सर्विस है, इसके थ्रू रजिस्टर किया है। इनको बोला कि हाँ आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। तो वही उसने भी यहाँ पर डिटेल्स दिए सारे, जो होस्ट डिटेल्स होते हैं। कि यहाँ पे चला इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, फ़ोन और फैक्स वगैरह भी दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है infosec@cisco.com। तो इन्होंने ये थोड़ा डिटेल्स दिए हुए हैं। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस भी दिया हुआ है इन लोगों का, डीएनएस सर्वर ऑफ कोर्स डिटेल्स हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड ये दूसरा तरीका है होस्ट डिटेल्स देखने का, कि आप टूल यूज़ कर लो। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। नो, ओके। फिर दूसरा तरीका होता है डीएनएस। डीएनएस से फेमिलियर हो आप कि क्या करता है डीएनएस? क्या होता है डीएनएस एग्जैक्टली? ये सब बेसिकली वो वेबसाइट्स के नाम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम। हाँ, एग्जैक्टली। हम कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो हमारा सिस्टम क्या करता है, डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है उसके लिए कि भाई डोमेन, क्योंकि यार नेटवर्क पे डिवाइसेस को डोमेन नेम तो समझ नहीं आते, उनको तो आईपी एड्रेसेस चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि आप डीएनएस रिकॉर्ड्स भेजते हो, सॉरी आप डीएनएस रिक्वेस्ट भेजते हो,
एंड डीएनएस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो है उसमें डीएनएस सर्वर आपको आईपी भेजता है वापस। तो आपका जो ब्राउज़र है वो फिर क्या करता है, उस आईपी को लेता है एंड उस पर रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि डोमेन नेम से कम्युनिकेट करना तो पॉसिबल नहीं है, आपको आईपी एड्रेस चाहिए। डोमेन नेम हमारे लिए होता है कि भाई हाँ हमें वेबसाइट का नाम याद रहे। अब कोई कहेगा आईपी एड्रेस याद करके रखो वेबसाइट्स के, तो वो तो होने से रहे। तो अब क्या है कि ये जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं, जो डीएनएस सर्वर्स हैं, इनके पास भी एक पूरा डीएनएस क्या बोलते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड्स किस तरह के होते हैं कि उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती है। रिकॉर्ड्स के अलग अलग तरह के वो होते हैं, रिकॉर्ड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, ए टाइप का रिकॉर्ड सबसे कॉमन होता है। उसमें क्या होता है, जो जिस भी डोमेन के लिए रिकॉर्ड है उसका आईपी एड्रेस। फिर एमएक्स रिकॉर्ड में उसका मेल सर्वर, एनएस रिकॉर्ड में उसका जो नेम सर्वर है, मतलब जो जो सर्वर रिस्पॉन्सिबल है इस डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड्स होल्ड करने के लिए, उसका नाम होता है। फिर सी नेम मतलब कैनोनिकल नेमिंग अलाइसेस, मतलब अगर एक ही डोमेन के मल्टीपल नेम्स है, फॉर एग्जांपल आपका facebook.com है, उसको आप fb.com से भी एक्सेस कर सकते हो, तो वो उसका आप एक तरह से कैनोनिकल नेम डाल सकते हो। तो हालांकि फेसबुक वाले डालते नहीं है, बट सी नेम में वो fb.com डाल सकते हैं। फिर एस ओ ए, एस डी ए लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस शुड बी एस ओ ए, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, इंडिकेट अथॉरिटी फॉर डोमेन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि नेम सर्वर में भी एक प्राइमरी नेम सर्वर होता है। तो एसओए में, एसओए टाइप रिकॉर्ड में वो प्राइमरी नेम सर्वर का नाम रहता है। फिर और कई तरह के होते हैं रिकॉर्ड्स, देयर आर ओवर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स। ओके, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं। और डीएनएस रिकॉर्ड में सबसे ज़रूरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है आईपी एड्रेस किसी भी डोमेन के लिए। तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें भी आपके पास दोनों तरीके हैं, जैसे हमने हुईस में देखा था कि या तो आप ऑनलाइन जाओ, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल जाती है। तो एक तो आपके पास वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप टूल्स यूज़ करो, कमांड लाइन टूल्स। तो पहले अपन वेबसाइट देख लेते हैं। अब वेबसाइट्स भी बहुत वो होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, जो यहाँ पे डीएनएस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने को। पर मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ वेबसाइट इस काम के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज centralops.net, और इसका एक सेक्शन है डोमेन डॉसियर। इसमें कोई भी डोमेन डालो, कोई भी आईपी एड्रेस डालो, और सेलेक्ट कर लो किस तरह का आपको डिटेल्स चाहिए। इसमें हुईस रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो मान लो मुझे उसी को लेते हैं दोबारा से, एक्सप्लॉइट डीबी। इसके मुझे डीएनएस रिकॉर्ड्स चाहिए सिर्फ, तो मैं ये सिलेक्ट करके गो, एंड इस डोमेन के लिए जो डीएनएस रिकॉर्ड्स थे वो उसने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, एड्रेस उसने मेनली यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा है जो ए टाइप रिकॉर्ड में है, IPv4 एड्रेस इस डोमेन का। फिर एनएस यानी कि नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, तो उसमें इसने 3 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। फिर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो मेन नेम सर्वर है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एमएक्स मतलब मेल सर्वर्स, तो ये 5 मेल सर्वर्स हैं।
फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड्स भी होते हैं आपके। अच्छा, एक और यहाँ पे इसने स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी दिया हुआ है। नेम सर्वर्स, इनका जो प्रोवाइडर है, दो प्रोवाइडर्स लग रहे हैं क्या एक्चुअली पे, कुछ सिक्योरिटी डीएनएस भी है उनके भी, उस डोमेन में से भी इनके नेम सर्वर्स हैं। तो ये तो है कि हम ऑनलाइन वेबसाइट यूज करके डीएनएस डिटेल्स देख रहे हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। बाकी फिर अगेन जैसा मैंने कहा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम कमांड लाइन टूल्स यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। ठीक है, वन ऑफ द टूल्स इज एनएस लुकअप। ये होता है एक तो डीएनएस के लिए। अच्छा, डायरेक्ट इसके उसमें चला गया, एनएस लुकअप। एंड ये टूल आपका विंडोज लिनक्स दोनों में आता है। एनएस, ओके, ये टर्मिनल अटक गया है। एनएस लुकअप और जो भी डोमेन है, मान लो lob.com। तो मेनली वो क्या करता है कि आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो सिर्फ आईपी एड्रेस ही रिट्रीव करके देगा। और जो सर्वर वो उसने लिखा है, वो मतलब वो बता रहा है कि कौन सा डीएनएस सर्वर उसने यूज किया है आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, कौन सा डीएनएस सर्वर उसने क्वेरी किया है। अब मैंने क्या है यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड चाहिए या नहीं, तो इसने सीधा सीधा जो मेन, यूजली अपन डीएनएस, मेन पर्पस क्या है डीएनएस का, आईपीस, हाँ सॉरी, डोमेन को आईपीस में रिजॉल्व करना। तो अगर आप कुछ नहीं स्पेसिफाई करते तो नॉर्मल वो सिर्फ आपको आईपी एड्रेस ही देता है। अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दूँ, टाइप इज इक्वल टू एनी, अच्छा तो कुछ नहीं दे रहा है इसके लिए। ओके, टाइप इज इक्वल टू एमएक्स करके देखते हैं। इस डोमेन के लिए कुछ नहीं है इसके पास, ये क्या चक्कर है। तो गूगल से ट्राई करते हैं।
ओके हाँ, तो बस वो एक चीज़ गलत लिख रहा था मैं। ऑप्शन पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको कंसिडर नहीं करता। तो टाइप इज इक्वल टू एम एक्स लिया, तो उसने मेल सर्वर डिटेल्स दिखा दिए इस डोमेन के लिए। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे एनी करके देखते हैं क्या आता है। सारे रिकॉर्ड्स अगर मैं पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सर्वर मना कर रहा है। टाइप इज इक्वल टू एन एस, ठीक, तो नेम सर्वर्स दे दिया उसने। सिमिलरली टाइप इज इक्वल टू एम एक्स में अच्छा, नो आंसर, आंसर ही नहीं मिला इसको। बाय डिफॉल्ट वो आपको सिर्फ आईपी एड्रेस देता है। अगर स्पेसिफाई करते हो किस तरह का रिकॉर्ड चाहिए, मेल सर्वर, नेम सर्वर, जो भी चाहिए, तो उस हिसाब से आंसर ला के देता है। सर हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अपने टेस्टिंग में? टेस्टिंग में देखो, मेन चीज़ तो आपको आईपी एड्रेस का काम आता है। ठीक है, मेन अपने को आईपी एड्रेस चाहिए होता है। बाकी जो डिटेल्स है, मेल सर्वर, नेम सर्वर, ये तो इतना यूज़ नहीं होते हमारे टेस्टिंग में। मेन आईपी चाहिए बस। अच्छा, एक और टूल भी है एक्चुअली, डीएनएस इनम, इस काम के लिए। ठीक है, तो सारे तरह के आपको रिकॉर्ड्स पुल करके दे देगा। तो ये एक टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से डीएनएस से आप इंफॉर्मेशन ले, मतलब डीएनएस रिकॉर्ड्स भी आपको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। कभी कभी क्या होता है डीएनएस रिकॉर्ड्स में, हालांकि आजकल बहुत रेयर है ऐसा, एक रिकॉर्ड टाइप होता है एच इन्फो। मैं दोबारा से ये पेज शेयर करता हूँ। ये जो सेकंड लास्ट यहाँ पे टाइप ऑफ रिकॉर्ड दिया हुआ है ना, एच इन्फो। एच इन्फो मतलब जो भी होस्ट से रिलेटेड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन है वो होती है। तो उसमें हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की डिटेल्स मिल जाएं, कौन सा ओएस यूज़ हो रहा है वहाँ पे, कौन सा उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसमें सीपीयू टाइप लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है लिखा हो। बट ये पहले लोग डालते थे काफ़ी, आजकल एच इन्फो उतना यूज़ नहीं होता। बट इन केस आपको एच इन्फो में भी कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो डेफिनेटली आपके काफ़ी काम आ सकता है। और एक और यहाँ पे मेंशनड है आरपी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन पता चल गया तो फिर वो चीज़ सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डीएनएस से इंफॉर्मेशन उठाते हैं, डीएनएस फुटप्रिंटिंग करते हैं। तो डीएनएस फुटप्रिंटिंग हो गया। उसके बाद इसमें हमें क्या आईपी एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस पॉइंट तक। ये वाली फुटप्रिंटिंग हमने कर ली। अब जो है अपन क्या करते हैं कि एक चीज़ होती है ट्रेस रूट, इसका नाम सुना है आप लोगों ने, ट्रेस रूट? यस सर, सुना है। से फेमिलियर हो आप, मतलब कि ट्रेस रूट क्या है? ये पता है कि जैसे हमारा
किस किस सर्वर से होके हमें रिक्वेस्ट मिल रही है या फिर जा रही है वगैरह। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ट्रेस रूट मतलब आप हम्म। रूट ट्रेस कर रहे हो, पाथ ट्रेस कर रहे हो कि आपके सिस्टम से अगर आप किसी और नेटवर्क मतलब किसी और सिस्टम पे कनेक्ट कर रहे हो नेटवर्क पे, तो किस किस डिवाइस से होके जा रहा है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो। तो हाँ ठीक है, ट्रेस रूट का ये यूज़ होता है। हो सकता है इससे आपको जो है नेटवर्क का एक मैप मिल जाए, हो सकता है ये पता चल जाए कि आपका क्या पास है, उसमें भी सब डिवाइसेस से आपको आईपी एड्रेसेस मिल सकते हैं। और ये काम कैसे करता है जानते हो? नहीं सर, थोड़ा बता दीजिए। ओके ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं ये चीज़। एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ, इसकी मदद से अपन देखते हैं कि यहाँ ट्रेस रूट कैसे काम करता है। ओके, तो ट्रेस रूट जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ आईसीएमपी। आईसीएमपी होता है इंटरनेट कंट्रोल्ड मैसेज प्रोटोकॉल। तो ट्रेस रूट में आईसीएमपी पैकेट्स यूज होते हैं, और इन पैकेट्स में क्या हर पैकेट का एक हेडर होता है पार्ट और एक डेटा पार्ट होता है। हेडर मतलब इंफॉर्मेशन होती है कि आईपीज और पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इस तरह की चीज। और डेटा जो है उसमें आपका एक्चुअल पैकेट का डेटा होता है। तो जो हेडर होता है उसमें एक वैल्यू होती है टीटीएल या टाइम टू लिव, मतलब कि और कितनी देर तक पैकेट एक्टिव रहेगा। और ये चीज़ काम कैसे करती है, मान लो आपने पैकेट भेजा एक मशीन से एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस पे जब वो पहुंचेगा तो उसके जो टीटीएल वैल्यू होगी, टाइम टू लिव जो वैल्यू होगी, वो एक कम हो जाएगी। जैसे अगर 2 से आपने स्टार्ट किया तो अगले डिवाइस पे पहुंच के 1 हो जाएगी, फिर उसके बाद अगले वाले पे पहुंच के 0 हो जाएगी। और जहाँ ज़ीरो हो गई वहाँ पे वो पैकेट मतलब वो डिवाइस उस पैकेट को आगे नहीं भेजेगी, ड्रॉप कर देगी और एक एरर मैसेज भेजेगी सोर्स उसको कि आपका जो है ऐसे एरर हो गया, पैकेट आगे नहीं जा सकता। तो जो ट्रेस रूट है वो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करता है। ट्रेस रूट में हम क्या करते हैं कि आईसीएमपी पैकेट्स भेजते हैं कई सारे, और उसमें हम क्या करते हैं, जो पहला पैकेट है उसमें टीटीएल की वैल्यू रखते हैं 1। ठीक है, तो अब ये जो सोर्स है उससे पैकेट निकला, टीटीएल वैल्यू थी 1, फर्स्ट डिवाइस पे पहुंचा तो 1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टीटीएल यहाँ पे। और जब 0 हो जाती है तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, आगे नहीं जाता, और एक एरर मैसेज पहुंच जाता है जो सोर्स आईपी था उस पर कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हो गया। अब ये जो एरर मैसेज होता है इसमें उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिस डिवाइस ने एरर मैसेज भेजा है। ये इन्फॉर्मेशन यूजली या तो उसका होस्ट नेम होगी या आईपी एड्रेस होगा उस इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाया, पहली डिवाइस टीटीएल वैल्यू हमने 1 रख के पैकेट भेजा था, तो पहली डिवाइस से क्या आया, पैकेट आया, मतलब रिस्पॉन्स आया, एरर मैसेज। फिर दूसरा जो पैकेट था, हमारा जो दूसरा ट्रेस रूट का पैकेट था, उसमें हमने टाइम टू लिव वैल्यू 2 रखी थी। तो पहली डिवाइस पे हो गया वैल्यू 1 हुई, दूसरी डिवाइस पे गया वैल्यू 0 हो गई। 0 हो गई तो पैकेट डिस्कार्ड हो गया और एरर मैसेज चला गया। फिर अगली बार हमने वैल्यू 3 रखी, ये पैकेट तीसरी डिवाइस तक पहुंचा। उसके बाद वैल्यू 4 रखी, तो अब यहाँ पे क्या, 4 ही डिवाइसेस हैं टोटल सोर्स के बाद। तो फोर्थ जो डिवाइस थी वो डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे वो पैकेट अब क्या है कि डिस्कार्ड तो उस पैकेट आगे तो वैसे ही नहीं जा सकता वो क्योंकि डेस्टिनेशन है, तो एरर मैसेज नहीं आएगा यहाँ से, अब रिप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बीच में जितनी भी डिवाइसेस थी इन्होंने जो एरर मैसेजेस भेजे उसके बेसिस पे हम ट्रेस रूट का आउटपुट देखते हैं कि ट्रेस रूट वो हमें रिजल्ट बताता है देख के कि ये जो डिवाइसेस हैं ये आपके पाथ में रही हैं। ठीक है, ये समझ आया कैसे हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके, तो
इसको देख भी लेते हैं एक बार रन करके। अगेन ट्रेस रूट ऐसा कमांड है जो आपके पास विंडोज़ लिनक्स दोनों में है। इस नेटवर्किंग में बहुत ही बेसिक कमांड माना जाता है इसको, कि हर जगह होता है। लिनक्स में होता है पूरा ट्रेस रूट, विंडोज़ में होता है ट्रेस आर टी। ठीक है, तो क्योंकि ये लिनक्स है तो ट्रेस रूट। और अच्छा वही कर लेते हैं अपना एक्सप्लॉइट db डॉट सी ओ। अब बीच में यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये सारे जो है टाइम आउट हो रहे हैं पैकेट्स, इसलिए स्टार 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 दिख रहा है। यहाँ पे इशू क्या है, आजकल वैसे ट्रेस रूट जो है उतना काम का है नहीं, बिकॉज ट्रेस रूट काम करता है आईसीएमपी पे, और मेजॉरिटी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं आज की डेट में, ठीक है, आपके राउटर्स या इवन नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, इन पे आईसीएमपी ब्लॉक्ड होता है। तो आईसीएमपी पैकेट अगर आता है तो ये सिंपली उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको आगे जाने देंगे आईसीएमपी पैकेट को, बट उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि वो इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है आईपी उसके सॉरी आईसीएमपी के साथ, तो वहाँ पे फिर आउटपुट नहीं मिलता। तो इसको कोई बाईपास करने का तरीका? नहीं यार, इसको बाईपास करने का तो तरीका नहीं है। मतलब अगर आईसीएमपी ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड है, उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। अगर ब्लॉक्ड है तो फिर उसको आप ऐसे अपने आप से अनब्लॉक तो नहीं कर सकते ना दूसरे डिवाइसेस पे जाके। तो ट्रेस रूट वही है, हाँ, इट्स अ हिट और मिस। हो सकता है काम करे, हो सकता है काम ना करे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर ब्लॉक्ड है कोई चीज़ तो फिर उसको अनब्लॉक हम अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते दूसरी डिवाइसेस पर जाके। और वैसे इतने कोई वो बड़े इशू नहीं है, बिकॉज ट्रेस रूट ठीक है, थोड़ा हमें बेनिफिट देता है, कुछ डिटेल्स देता है, बट ऐसा नहीं है कि बिना इसके काम नहीं चल रहा हमारा। ऐसे कोई वो नहीं है, बिना ट्रेस रूट के भी कोई खास इशू नहीं आता। ये तो अगर आपके लिए काम करता है ट्रेस रूट आपकी सिचुएशन में तो वेल एंड गुड, यूज़ करो, उसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है। बट इन केस नहीं करता तो भी उसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं, अब नहीं करता तो नहीं करता, कोई बात नहीं। जी सर। अब एक और लास्ट टॉपिक रह गया, फुटप्रिंटिंग का। ठीक है, तो उसको कवर कर लेते हैं। फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कि लोगों को मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन लेना। तो यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें कवर की हैं इस तरह से। सबसे पहले तो है ईव्स ड्रॉपिंग, कि मतलब कोई कुछ बात कर रहा है और आप उनकी बातें सुन रहे हो। ठीक है, अनऑथराइज लिसनिंग ऑफ कॉन्वर्जेशंस और रीडिंग ऑफ मैसेजेस यूजली, लेकिन कॉन्वर्जेशंस के उसमें यूज़ होता है। कि अब जैसे कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, आप कहीं पीछे खड़े हो या साइड में कहीं खड़े हो, आप बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं। फिर है शोल्डर सर्फिंग, मतलब कोई कुछ अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, और जैसे यहाँ पे इमेज में है कि ये बंदा पीछे खड़ा होकर देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो हो सकता है वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, क्या पासवर्ड एंटर कर रहा है, या क्या कार्ड डिटेल्स एंटर कर रहा है अगर वो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा हो। तो इस चीज़ को कहते हैं शोल्डर सर्फिंग।
कि कोई काम कर रहा है और आप थोड़ी सी उसकी दूरी पे खड़े हो एंड आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है, आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो एंटर कर रहा है। और फाइनल जो यहाँ पे टेक्निक मेंशन्ड है वो है डंपस्टर डाइविंग। मतलब कि किसी ने कुछ ट्रैश किया, कुछ डिस्कार्ड किया हुआ है, कचरे फेंका हुआ है, उसमें आप जाके ढूंढ ढूंढ के देख रहे हो कि क्या इसमें काम का है मेरे। हो सकता है लोग कभी कभी जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ ऐसी डिटेल्स मिले जो काम के हों, कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स या कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, इस तरह का कुछ हो सकता है मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जब फेंकते हैं सब तो ध्यान नहीं देते, उसमें कुछ हो सकता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखी हो और वो उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया हो। उसको प्रॉपरली श्रेड करके फेंकना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को। ऐसे सीधा ही फेंक दोगे तो कोई भी जाके अगर वो देख सकता है कि आपने क्या फेंका है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसको मिल सकती है। तो ये भी कुछ तरीके हैं फुटप्रिंटिंग करने के। ठीक है, तो फुटप्रिंटिंग का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।